सबको। अल्फाबेट्स न्यूमेरिकल फ्रिक्शनल मोशन के अल्फाबेट्स किसको? ये बच्चे तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रुक जा तू, टेंशन ना ले, किसी दिन अच्छे से खातिरदारी होगी तेरी। जिस दिन रीमा अभी भी ज्वाइन नहीं हुआ बच्चे आपका, हो ही नहीं। मैं तो हूं ही बच्चे, वो तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज फ्रिक्शनल से थोड़ा सा रिलेटेड एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जिसके क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे खासे। फिर हम एंगल ऑफ रिपोज पे करेंगे जितना हो पाएगा। कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए, बट आज क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, ज्वाइनिंग दिक्कत हुई है बच्चों को, इसी वजह से हो सकता है कि वो एक पार्ट थोड़ा सा बच जाए, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। देखो चेन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं आप। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। वेरी गुड। इसी का दूसरा नाम क्या था? कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग। अच्छा, यहाँ पर म्यू एस आ जाता है। काइनेटिक के लिए फॉर्मूला सेम रहता है, बस एस की जगह क्या आ जाता है? म्यू के एन। है ना? ठीक है, तो म्यू के इंटू एन। रीना, रीना आप आ गए बच्चे, ज्वाइन हो गए? रीना, रीना दीवान। यस सर। ठीक है, क्या नाम है बच्चे आपका? सर अभिजिमान। अच्छा, आज आपकी पहली क्लास है क्या यहाँ? पहली क्लास है बच्चे आज आपकी यहाँ पर? अच्छा, आपको लिंक कहाँ से मिला था बच्चे? मतलब आप पहले लेफ्ट हो गए थे, किसने भेजा था लिंक? सर मैम ने। कौन से मैम ने? कोमल मैम ने? ओके ओके। तो आप 11th स्टैंडर्ड के हैं ना? ये 12th के हैं? सर 11th के हो? ठीक है बच्चे, ठीक है, यही पूछ रहा था। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये क्या हो जाएगा बच्चे? कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारे पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला हुआ करता था लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन में। अब एक बात ये थी कि इस आपने लिमिटिंग भी बता दिया, काइनेटिक, आपने स्टैटिक का कोई फॉर्मूला नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भाई? लिमिटिंग तो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता था? सेल्फ एडजस्टिंग। और इसमें भी एक खास बात याद रखनी है, जब बॉडी, लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता था? जब बॉडी क्या करे? जस्ट मूव। अगर बॉडी को जस्ट मूव कराना है तो मेरे को अप्लाइड फोर्स भी किसके इक्वल रखनी पड़ेगी? किसके इक्वल? कौन से फ्रिक्शन के इक्वल? लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर। क्लियर है ना? याद है ना पिछली इंक्लाइंड प्लेन में भी हमने यही बात की थी कि बॉडी को जस्ट मूव करवाना है तो इंक्लाइंड प्लेन पे भी हमें जो हमारा अप्लाइड फोर्स है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल रखना ही पड़ेगा। यस सर। चले आगे, बात बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट मूव वाली, कि जो मैं अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक पूरा कंसेप्ट है अपने आप में। आइए, तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ये आपको दिख रही है एक पूरी चैन है ना? यस सर। इसी चैन के ऊपर बात करेंगे। देखो ये एक हमारे पास मान लो कुछ टेबल जैसा है, इसके ऊपर एक क्या है हमारे पास? चैन है बच्चे, चैन, लोहे की चैन जो होती है, स्टील की मान लो तुम, प्लास्टिक की माननी है? सर लोहे की। चलिए सर लोहे। इसमें भी कितनी बहस कर रहे हो, जैसे ये नेता चुनने वाला काम है। ठीक है, ये एक चेन है बच्चे, इसका कुछ पार्ट नीचे की तरफ लटका हुआ दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर।
पूरी चेन की लेंथ क्या है? एल। लेंथ ऑफ होल चेन। चेन, है ना? यस पूरी चेन की जो लेंथ है वो क्या है? एल है भाई। हमने कहा एल। ठीक बात है। हमने कहा जो नीचे लटका हुआ पोर्शन है, चाहे टिका भी हुआ हो, इस पे कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे टिका हुआ भी मान सकते हो। कितना है नीचे जो लटका हुआ पोर्शन है? एक्स। तो ऊपर जो एक्स। पोर्शन है उसकी वैल्यू कितनी होगी? लेंथ एल माइनस एक्स। वेरी गुड। सबको समझ में आती है ये बात? यस अरे सर। भाई, यस सर। टोटल चेन की लेंथ कितनी थी? टोटल चेन की लेंथ कितनी थी? टोटल चेन एल एल। एल। एल में से एक पोर्शन नीचे लटका हुआ है, तो ऊपर कितना बच गया? एल एल माइनस माइनस एक्स। एक्स। एल माइनस एक्स। हमने कहा ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, अभी तो और ये कंडीशन हमें दे दी कि जो चेन है जस्ट स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है? जस्ट स्लाइड Slide. कर रही है। ओके। जैसे ही यहाँ पर एक नाम आता है सर, जस्ट स्लाइड कर रही है, मेरे कान के ढक्कन खुल जाते हैं। मैं बोल देता हूँ यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। जस्ट मूव हो रही है, बात ही खत्म हो गई सर। कुछ करने की बात नहीं, आंखें बंद करके लिख देंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके। और यही जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यहाँ पर फिर स्टार्ट हो गया वो चीज। एक सेकंड रुको, आज ना मेरे सिस्टम में थोड़ा सा इशू आ रहा है बच्चे, बार बार कुछ चेंजेस आ जाते हैं। चलिए हो गया। देखो, जस्ट स्लाइड कर रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो रहा है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने पिछली बार देखा था, अगर बॉडी जस्ट मूव कर रही है तो जो अप्लाइड फोर्स है, यानी बॉडी अगर आगे जा रही है तो बॉडी को जो आगे फोर्स लेके जा रही है वही किसके इक्वल हो जाती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। तभी बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन। जस्ट मूव या जस्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें भी यही हो रहा है। अगर चेन जस्ट स्लाइड कर रही है, अगर चेन जस्ट स्लाइड कर रही है, तो उसको जो नीचे लेके आ रहा होगा वही फोर्स किसके इक्वल होगी बच्चे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बात पहले पढ़ रही है भाई। जस्ट मोशन वाले केस में हमेशा जो अप्लाइड फोर्स है, या जो भी बॉडी को नीचे लेने में, अगर राइट साइड है तो राइट साइड में, नीचे जा रही है तो नीचे, इस केस में चेन नीचे जा रही है, तो जो नीचे वाली फोर्स है वो किसके इक्वल होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। आइए, तो सर एक बात बताओ, यहां पर क्या लग रही होगी जो नीचे फोर्स लग रही होगी? एमजी। एमजी, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, एमजी यहां पर भी लग रही होगी क्या? यस सर। यस। अच्छा, यहाँ पर तो कॉन्टेक्ट है, तो ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। अब ये L प्लस एक्स मत समझ लेना इसको, ये तो नॉर्मल रिएक्शन की लाइन है। एक्चुअली में क्या है? L माइनस एक्स। चलिए, बट सर यहां तक तो केस आसान होता है और मैं बोल देता, और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा इसके? अगर ट्रेन नीचे जा रही है यानी ये पोर्शन आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा इसके? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर जस्ट स्लाइड कर रही है तो ये वाला mg जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? F। लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बात समझ में आ रही है सबको? भाई जो बॉडी को पॉसिबल है मूव करवाने के लिए, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है। लेकिन कब? जब बॉडी जस्ट स्लाइड कर रही है। क्लियर है? डन? यस सर। सर अब एक बात बताओ, ऐसा अगर है, एक चीज इसमें खतरनाक हो जाएगी सर। एमजी पर फोकस करो सर। ये जो वेट है ये इस चेन का वेट होगा, हाँ या ना? यस सर। यस लेकिन सर। चेन की सिर्फ इसी पोर्शन का वेट होगा ना? यस हाँ सर। और इसमें भी चेन के सिर्फ टेबल वाले पोर्शन का वेट होगा ये, हाँ या ना? यस सर। क्या चेन के नीचे जो लटका हुआ पार्ट है चेन का, और टेबल के ऊपर जो चेन है, दोनों का मास सेम होगा? जो लटका हुआ पार्ट है चेन का और जो टेबल के ऊपर है, वो दोनों का मास सेम होगा? नो सर। क्यों? क्यों? आधी ऊपर है, लेंथ अलग अलग है। आधी ऊपर आधी नीचे होती तो आधा आधा हो जाता। यस। यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना पोर्शन उसका हैंग्ड है और कितना पोर्शन टेबल पे है? यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मास? लेंथ पर। फ्रिक्शन लेंथ पर। जितनी ज्यादा चेन की लेंथ होगी उतनी ज्यादा भारी होगी ना चेन, उतना ज्यादा उसका मास होगा। यस सर। तो एक्स लेंथ में मास कुछ और होगा और ऊपर वाली लेंथ में मास कुछ
4 होगा। तो इसको बोल देते हैं m डैश, इसको बोल देते हैं m डबल डैश। इसको क्या बोल देते हैं? m डबल डैश। डबल डैश। डबल डैश। हमें इतना पता है, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल होगा? m डैश g किसके इक्वल होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। क्योंकि बॉडी क्या कर रही है सर? जस्ट स्लाइड। हमने कहा m डैश g, m डबल डैश g नहीं, m डबल डैश g तो किसके इक्वल है बच्चे? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल, साफ साफ दिख रहा है। m डबल डैश g किसके इक्वल है? नॉर्मल रिएक्शन। लिख सकते हो ये भी, आपको अगर दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, m की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, m डैश और m डबल डैश की। देखो सिर्फ यहीं पर खेल है। m डैश g को तो m डैश लिख दिया, g को g लिख दिया, fl को क्या लिख सकते हो बच्चे? म्यू इनटू n। अच्छा, अब इसको दोबारा लिख देते हैं। m डैश g इज इक्वल टू म्यू इंटू n की जगह क्या लिखूं? n किसके इक्वल है? एम डबल डैश m डबल डैश जी। g से g कट गया, तो आप ध्यान से देखो, m डैश इज इक्वल टू m डबल डैश इंटू म्यू। क्लियर है? अब ये निकालना क्या है सर? निकालना है हमें x। क्या निकालना है? x। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी तो मैंने सिर्फ बताया है कि क्या क्या हो सकता है। ये यहां तक किसी को समझ ना आया हो तो पूछो, किसी को भी समझ ना आया हो तो पूछो। m डैश इज इक्वल टू m डबल डैश इंटू म्यू। यहां तक किसी को ना समझ में आया तो पूछो फटाफट। एनीबडी? हैंड रेस करो जिसको बेधड़क होके हाथ खड़े करके पूछ लो बच्चे। मैं बार बार पूछ रहा हूं, वरना फिर मैं पूछूंगा अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो। हाँ बच्चे बताओ, कहां पर समझ नहीं आया? बोलो बच्चे बोलो। आपकी पहली क्लास है ना बच्चे ये शायद? यस सर। हाँ, तभी थोड़ा सा इशू है आपको। आप इससे पहले कहां पर लेते थे बच्चे क्लास? मुझे आपका नाम भी क्लियर नहीं है बच्चे। आप कहाँ लेते थे इससे पहले क्लास? दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट में लेते थे क्या? नो सर। फिर अभी यहीं से आए हो? मतलब हिमाचल Yes, से ही हो आप? हिमाचल से ही हो? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। आपको एक बार ना रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ना मिड से ज्वाइन किया हुआ है। आपकी ये फर्स्ट क्लास है ना, तो आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं लेक्चर दोबारा से भी स्टार्ट कर दूं ना, तो भी तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट ये बच्चे पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है बच्चे? यस सर। हाँ, आप रिकॉर्डिंग देखना, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इसकी, अवंती लाइव हिमाचल चैनल पर। और फिर आपको कोई डाउट आए मेरे से पूछना, ठीक है? लेकिन इससे नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट होगा वो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी। आप थोड़ा सा वेट करना, जितना समझ में आता है उतना ग्रैस्प करने की कोशिश करो बच्चे। यस सर। हाँ, तो हमने क्या किया बच्चे? m डैश जी नीचे है, m डबल डैश जी भी नीचे है। इतना पता था मेरे को m डैश जी किसके इक्वल है? fl के। तो मैंने सब कुछ फॉर्मूला लगा दिया, मेरे पास m डैश किसके इक्वल आया है? m डबल डैश म्यू के। हाँ या ना? यहां तक बताओ। यस सर। क्योंकि जस्ट मूव कर रहा है सर। m डैश म्यू, m डैश की वैल्यू निकाल लो, और m डैश की मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। m डैश किसके इक्वल आया है? m डबल डैश म्यू। आइए m डैश निकालते हैं। अब m डैश कैसे निकालूं? मेरे को इतना पता चल गया कि मास किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ? लेंथ। सर अगर टोटल लेंथ l है तो टोटल मास लिख देता हूँ कैपिटल M। यस सर। चलो, तो अब टोटल लेंथ यानी L लेंथ में मास कितना है बच्चों? कैपिटल M। तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? M बाय L। भाई अगर 4 टॉफी 10 रुपए, 4 टॉफी 16 की है, तो एक टॉफी 16/4 की है। ऑब्वियस सी बात है ना, सिंपल भाई। लेकिन निकालना कितने में है हमने? हैंगिंग पार्ट की लेंथ कितनी है? x। तो L में मास है M, 1 में है M बाय L, तो x लेंथ में कितना हो जाएगा? M बाय L इंटू x, यानी सिंपल लिख दो mx बाय L। क्लियर है क्या? ये लेंथ हो जाएगी, ये इसका मास हो जाएगा। लेंथ यानी L लेंथ में मास था कैपिटल M, और x लेंथ में कितना आ गया? mx बाय L। यानी m डैश किसके इक्वल आ गया बच्चे? mx बाय mx अपॉन l। अब तुम मेरे को बताओ, जो पोर्शन, अच्छा ये किसका मास आया है? जो लटका हुआ पोर्शन है या जो टेबल पर पड़ा है? सर जो लटका हुआ है।
लटका हुआ। लटका तुमको हुआ पता है। चल गया ना ये बात। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जो टेबल पे पड़ा है उसका मास निकाल के दिखाओ फटाफट। यस करो फटाफट बताओ। दिस एक्स अपॉन एल। क्या है? L minus M X upon L। वेरी गुड, चेक करते हैं। अब भाई वही एल लेंथ में मास है m, 1 में है m बाय l। अब तुमको कौन से पोर्शन में निकालना है, x में या l माइनस x में? L l माइनस x में कितना हो जाएगा, m बाय l इंटू l माइनस x। और जो ज्यादा समझदार होगा वो सीधा ही x की जगह क्या पुट कर देगा, l माइनस x। आंसर वही है। क्लियर है? यस सर। ये m डबल डैश, ये कितनी, m बाय l इंटू l माइनस x। अब वैल्यू शूट कर दो सर, और तो कुछ करना ही नहीं। आइए सर, m डैश की जगह क्या पुट कर दूं, mx बाय MX by L। m डबल डैश की जगह क्या पुट करना है सर, m बाय l L into L minus X। एल माइनस एक्स। इंटू म्यू, राइट? यस Yes sir। है ना? l से l गया, m से m गया, तो x इज इक्वल टू l माइनस एक्स इंटू x ही तो मेरे को निकालना था, याद करो, हाँ या ना? अभी x को अच्छे से कर, Yes। इसको भी कर सकते हैं, म्यू l माइनस म्यू X। ब्रैकेट खोलिए बस। तो x म्यू x को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x प्लस म्यू x। म्यू x कॉमन ले लो, 1 प्लस म्यू। अच्छा, जिसने अभी तक भी नहीं सुना वो अब सुन ले, उसका काम की बात आ रही है, म्यू एल। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू एल डिवाइडेड बाय 1। 1 plus ये mu। फॉर्मूला याद में रख लो, बेड़ा पार हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है सर, म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस Mu। म्यू। म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। और x है क्या सर, हैंगिंग पार्ट। कौन सा पार्ट सर, हैंगिंग पार्ट की। क्लियर है? Yes sir। यस Yes सर। sir। तो ये तो हैंगिंग पार्ट। कभी कभी वो फ्रैक्शनल भी पूछ लेता है x बाय कैपिटल एल की वैल्यू बताओ, तो भी निकाल सकते हो। l उधर ले जाओ तो x बाय एल क्या आ जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। सिंपल। l को उधर ले जाओ ना, अरे भाई अगर x बाय एल की वैल्यू पूछ ले, l को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा अंदर, उधर क्या रह जाएगा, म्यू, और नीचे क्या रह जाएगा। वन प्लस। बट जब वो क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे, इतना भी दिमाग को खपाने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है क्या? यस Yes सर। sir। Yes कुछ भी sir। समझ नहीं आया तो एक बात हमेशा याद रख लेना, जो हैंगिंग पार्ट है उसकी वैल्यू क्या है, म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। दोबारा बोल दो, म्यू म्यू x एल की वैल्यू क्या आई है, म्यू म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, Mu। ठीक है। और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ म्यू क्या है, कोफिशिएंट Coefficient ऑफ of स्टैटिक। बड़ी स्पेशल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 12th का पार्ट है, और हाँ बोल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुशी में। समझ में आ रहा है म्यू क्या है, दोबारा बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। और x क्या है, जो लेंथ कहाँ है, टेबल पर पड़ी है। x क्या है, जो लेंथ कहाँ है, Hanging। हैंगिंग। टेबल के नीचे है सर, जो हैंगिंग पार्ट है। क्लियर है? चलिए, Yes sir। और अगर मेरे को पता करना है कि जो लेंथ टेबल के ऊपर है वो कैसे निकालना था, एल में से क्या माइनस कर दो, X। एक्स। एल तो पता ही है, एक्स की वैल्यू अब आ गई, म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। तो ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो 1 प्लस म्यू, ये आ जाएगा एल प्लस एल म्यू माइनस म्यू एल से म्यू एल कट गया, तो सिंपल आ जाएगा एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। बट वो करने की जरूरत अभी नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तब।
पर मैं बता रहा हूँ इससे बहुत कुछ निकल जाएगा सिर्फ इसी फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला कभी भूलना Yes, sir. नहीं है। नहीं है। नहीं है। चलिए आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम आएगा, वही जो मैंने डराइव किया वही पूछ लिया उसने। देखो, अ यूनिफॉर्म चेन Yes, ऑफ लेंथ L इज रेस्टिंग ऑन अ टेबल। एक टेबल पर यूनिफॉर्म चेन है कितने की? L लेंथ की। उसमें से उसका कुछ पार्ट क्या है सर? हैंग हुआ पता नहीं कितना है, तो उसको बोल दिया x। टोटल लेंथ अगर L थी तो ऊपर कितनी रह जाएगी? L माइनस x। म्यू अगर ये है तो बताओ मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ। याद रखना ये जो x है ये क्या है सर? मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ। क्या है? मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ। हैंगिंग लेंथ। कितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लग रहा है पीछे। जो देखो यहाँ पर अब अभी यही पूछा है, म्यू द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एक्स, मैक्सिमम हैंगिंग पार्ट यानी एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। डाल के आए कितना आएगा अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो? एक्स कितना है? देखो पीछे कितना आया था सर? 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस। सीधा ही क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा ही, म्यू। और यही डराइव कर दिया हमने। तो देख लो आंसर भी देख लो, दिख रहा है? म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस। यस सर। आइए अब असली क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, पीयूष माइक ऑफ करो, माइक ऑफ। पीयूष ठाकुर माइक ऑफ। हाँ देखो, अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ। अ यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ एल इज प्लेस्ड ऑन अ रफ टेबल। वही सर, रफ टेबल पर क्या पड़ी है सर? एक चेन पड़ी है सर, चेन। उसकी लेंथ एल है। लेकिन इस टाइम पर जो नीचे वाला पोर्शन है उसका जो हैंग पार्ट है उसकी लेंथ एक्स नहीं दे रखी। कितनी दे रखी है? एल बाय एन। एल बाय एन। देखो हैंगिंग लेंथ कितनी दे रखी है? एल बाय एन। ये लेंथ थी तो एल बाय एन इसकी हैंगिंग लेंथ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ। इफ द चेन जस्ट बिगन्स टू स्लाइड ऑफ, यानी जस्ट मूव कर रही है। क्या कर रही है? जस्ट स्लाइड कर रही है। तो आपको पता है ना फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा? Yes, limiting friction. लिमिटिंग। सब कुछ सेम है। तुमको इस बार में एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, किसकी वैल्यू पूछी है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी किसकी वैल्यू? म्यू की वैल्यू। करके देखो ट्राई, सब कुछ सेम होगा सर, बिल्कुल सेम। बस एक्स की जगह क्या है? एल बाय एन। तो ट्राई करो। लंबे मेथड से ट्राई करना है तो लंबे मेथड से करो। जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा दिमाग है वो शॉर्टकट लगा सकता है। अब मैं बताऊंगा नहीं शॉर्टकट क्या है, बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन खत्म हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या निकालना है बच्चों? Yes, sir. क्या निकालना है? Coefficient of friction. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और अब जो हैंगिंग पार्ट है क्या वो एक्स वैल्यू है क्या? उसकी वैल्यू No, क्या sir. है? L upon N. L upon N। चलो फटाफट। क्वेश्चन सिर्फ 15 सेकंड का है, वो भी ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। 15 सेकंड भी इस क्वेश्चन के लिए क्या है? ज्यादा है। Za- और तुमको तो 15 से बहुत ज्यादा लग गया टाइम, है भाई? ये क्या करत हो? इतना सब कैलकुलेशन करे जा रहे हो? आइंस्टाइन बनोगे का? है भाई? बन गए आइंस्टाइन? तब तो आंसर तो आ जाना चाहिए। अब इतने टाइम लगाया तो तुमने। दिमाग का यूज करो बच्चे, दिमाग का। म्यू निकालना है, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, बस उसको कैसे यूज करना है ये दिमाग में रखना है। फॉर्मूला क्या था? वो पूरा फॉर्मूला बोलो, क्या था? x equals X to is mu equal to upon mu 1 L plus mu. upon 1 plus mu. 1 प्लस में Mu. Mu. ठीक है, यही फॉर्मूला था क्या? हाँ सर यही था।
Yes. बस फर्क क्या है इस बार? x की जगह l अपॉन n। X की जगह L upon N. फॉर्मूले में x की जगह l अपॉन क्या रख दो? n। n। काम ही खत्म हो N. जाएगा भाई। x की जगह लिख दो l बाय n, फॉर्मूला सेम, म्यू निकाल लो, फटाफट करो। देखते हैं क्या इससे आंसर सही आएगा तुम्हारा या नहीं आएगा। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आ रहा है पक्का? यस सर। चलिए चेक करते हैं, अब पता लगेगा हमारा ये अप्रोच सही थी या नहीं थी। जब मैंने बोला x की जगह क्या पुट कर दो, l अपॉन n, तो तुम सबने क्या बोला? यस सर। आइए देखते हैं क्या ये सच में यस सर होगा या नहीं होगा। देखो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा था सर, हमने अभी अभी डिराइव किया है सर, x इज इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, 1 plus mu. हमने कहा हाँ x की जगह क्या पुट कर देना है, बस l बाय एन। N. म्यू की जगह म्यू, l की जगह l, 1 प्लस म्यू की जगह 1 प्लस म्यू। हाँ या ना? डन। Yes sir. कुछ भी गलत किया, जादू किया क्या कुछ? नहीं सर। No l sir. से l गया सर। Cancel. सर देखो म्यू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल Mu टू into N. 1 प्लस, 1 plus mu. सर म्यू एन इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। सर निकालना तो म्यू है ना, तो म्यू है, म्यू वाली चीजें इकट्ठे लिख दो। यहाँ पर म्यू एन है ही, म्यू को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा वो, माइनस का, इज इक्वल टू 1। हाँ या ना? Yes sir. म्यू कॉमन ले ले क्या, एन Yes sir. माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो म्यू क्या आ रहा है बच्चों? 1 upon N minus 1. मिस्टेक पता चल रही है तुम्हारी को, तुम्हारी खुद की, जिसने भी, जैसे भी क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कैसे करना है? Yes sir. Yes, sir. 1 बाय में n प्लस 1 नहीं, 1 बाय में n माइनस 1, n प्लस 1, क्योंकि लगता है, देखिए किसी की भी गलती नहीं है, आंसर सबको देख के क्या लगेगा, n प्लस 1 आ रहा है। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, प्लस है सर, और हम कह रहे हैं कि चीजें मल्टीप्लाई होंगी आपस में, कुछ दूसरा साइन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी क्या है, प्लस है हमारे फॉर्मूले में, तो इसमें भी क्या आएगा, नीचे प्लस आएगा। ऐसा लगता है, लेकिन तब तक आंसर को नहीं माना करो जब तक पूरा सोल्व ना हो जाए। हमने पूरा सोल्व किया या नहीं किया, अभी बताओ, यस सर। है ना? Yes sir. हाँ हाँ, सबको लगता है, क्योंकि भाई ऑप्शन में आपने फॉर्मूले में सर ये बोला था, फॉर्मूले में तो आपने लिखवाया है सर, जो हमारे पास किसकी वैल्यू निकाली है, x इज इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। तो मैं इसको तोड़ मरोड़ भी कर दूंगा तो प्लस का माइनस थोड़ी हो जाएगा, तो माइनस तो हो नहीं सकता, तो 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 नहीं हो सकता है माइनस, जब पूरी कैलकुलेशन करोगे। जैसे यहाँ पर आया, x की जगह क्या लिखा, l बाय n, l से l कट गया, म्यू एन आ गया 1 प्लस म्यू, तो यहाँ पर म्यू किसके इक्वल आ गया, 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। 1. किसी को कोई डाउट? चले आगे, No, sir. यस सर। चलो बच्चों Yes, sir. आइए। तो आंसर ये देख लो, क्वेश्चन अटैच्ड है, सॉल्यूशन इसका। ये क्वेश्चन करो अब फिर से थोड़ा दिमाग लगाना। सर यूनिफॉर्म लेंथ है, एल लेंथ की रफ टेबल पर पड़ी है सर, टक 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 टक। सर कितना पार्ट है, टोटल लेंथ एल लटका हुआ कितना पार्ट है सर? L upon 3. l अपॉन 3। पूछा क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, कहता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया है, वो क्वेश्चन वाला कह रहा है कितना आया है, 1 बाय, 1 upon. तुम बताओ के क्या है। हमने कहा चलो इधर साइड करो, तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 बाय क्या है, हम क्या निकालेंगे, अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या तुम्हारे जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ में आती है ना, ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं, जब भी x की वैल्यू की फॉर्म में होते हैं हम Yes. कहते हैं कि इसको बाद में कंपेयर किया करो। अगर अगर जैसे इन्होंने म्यू की वैल्यू दे दी क्या एग्जैक्ट, इन्होंने किसकी फॉर्म में दी है, किसी कांस्टेंट की फॉर्म में दी है, और वही कांस्टेंट हमसे पूछा है, तो हम अपनी तरफ से, हम अपनी अकॉर्डिंग चलेंगे, हम अपना क्या निकाल देंगे, पहले म्यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके साथ क्या कर देंगे, इसको Yes. कंपेयर कर देंगे। हाँ आयुष बोलो। सर निकाल निकाल लिया, अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हमने, तुम छोड़ो सब कुछ, तुम किसकी वैल्यू निकालो बच्चों, म्यू की वैल्यू निकालो।
बाद में म्यू। काम मेरा, मैं बताऊंगा, ठीक है। म्यू की वैल्यू निकालो सबसे पहले। अब जो बच्चा दिमाग वाला होगा वो क्या फॉर्मूला यूज करेगा, x इज इक्वल टू म्यू एल, म्यू एल अपॉन प्लस म्यू। 1 + μ। और x की जगह क्या पुट कर देगा, L/3 एल अपॉन 3। L/3, क्योंकि x होता था लटकने वाला पार्ट। लटकने वाला पार्ट कितना है यहाँ पर, L/3। L/3 एल अपॉन 3। तो बस पुट कर दो, आंसर निकाल दो। म्यू की वैल्यू निकालनी है, निकालो क्या आ रही है, 1/2। 1/2। सबकी आ रही है क्या, सब कैलकुलेट करो। देखो कंसेप्ट इतना बड़ा था वो, और ये क्वेश्चन देख के हमें थोड़ा सा डर लगता है, तो हमने डेराइव भी किया इसको इसीलिए ताकि डर निकल जाए हमारा, और इसका जो आंसर है वो भी हमने दिमाग में रख लिया। कुछ भी पूछ सकता है, कभी x पूछ लेगा, कभी l। क्या आ रहा है, 1/2। चलिए चेक करते हैं। x की जगह क्या लिखना है, L/3। म्यू l डिवाइडेड बाय 1 + म्यू, l से l मर गया सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 म्यू इज इक्वल टू 1 + म्यू। म्यू म्यू उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो 3 म्यू में से म्यू गया, 2 म्यू 2 म्यू इज इक्वल टू 1। म्यू इज इक्वल टू 1/2, 2 है ना। तो भाई हमारा तो Yes, म्यू sir. आया है 1/2। तुम भाई साहब क्या कह रहे थे, तुम्हारा कितना आया, 1/, के। यानी कंपेयर कर दो। हमारा आया 1/2, क्वेश्चन वाला कह रहा है 1/k, तो k किसके इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 2 के। तो k की वैल्यू उसने पूछी है, k क्या आ रहा है, 2। बात क्लियर है सबको। तो जब भी यस सर। पूछ रखा हो, सीधी वैल्यू ना दे रखी हो तो उसको साइड कर दो, अपनी तरफ से अपना आंसर निकालो और फिर कंपेयर करना, ठीक है। यस सर। यस सर। आइए अब आ जाओ नए क्वेश्चन में। देखो सर, अब मैं कुछ इधर उधर गिराने वाला हूं चीजें। देखो अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की। किसकी, एंगल ऑफ रिपोज। जी क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, किसी ने सुना है अभी तक, यस सर। पढ़ा होगा स्कूल में, फ्रिक्शन में थोड़ा थोड़ा। एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन। हाँ वेरी गुड, एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन। कब, when body is just moving। वेरी गुड, है ना। मतलब सर समझ नहीं आई। सर ये देखो, ये एक प्लेन है ना। अभी ये इंक्लाइंड है या बिल्कुल स्ट्रेट है, इंक्लाइंड मतलब टेढ़ा, टिल्टेड, या सीधा है या टिल्टेड है, बताओ। सीधा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं और अब इसके ऊपर कोई चीज रखूं, क्या वो नीचे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। यस सर। आई क्या, आ रही है सर, आ रही है, यस है ना। यस सर। अब आ रही है सर, आ रही है। नो सर। नो सर। टेढ़ी नहीं, अभी क्या करूं कि नीचे आ जाए, स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मैं थोड़ी कराऊंगा, Force अपने आप लगा नीचे कर। आए। फोर्स थोड़ी लगाऊंगा, बिना एंगल फोर्स बढ़ा लगाए दो। क्या करूंगी, हाँ। और देसी भाषा में बोलूं तो थोड़ा सा और क्या कर दूं, इसको नीचे टेढ़ा टेढ़ा। कर दूं, थोड़ा सा और टेढ़ा करूंगा, और टेढ़ा। अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, ध्यान से देखना, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। अब आने लग गया। एक पॉइंट ऐसा आया, ये जस्ट हिला होगा, ये जस्ट हिला होगा, और उसके बाद जब देखा तो ये नीचे ही आ जाएगा कर सीधा। लेकिन कुछ पोर्शन Yes. तो ऐसा भी था, जैसे अब कुछ हो रहा है क्या, नो नो सर। सर। नो सर। अभी भी एंगल पे अभी टेढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा और टेढ़ा करने पे देखो, जस्ट मूव हुआ ना, Yes. जस्ट मूव थोड़ा सा। तो इस एंगल पर जब बॉडी जस्ट मूव होती है, जस्ट मूव, इस एंगल को बोलते हैं, जस्ट स्लाइड होती है, जस्ट स्लाइड होती है, को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी भी 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 कुछ नहीं हुआ। अरे देखो ये रिपोज से आगे बढ़ गया। जैसे ही एंगल रिपोज से बढ़ जाता है तब क्या होता है सर, मेरी बॉडी क्या आने लग जाती है, बिल्कुल नीचे। उसके बाद तो पक्की बात है बॉडी कहाँ आएगी सर, नीचे आएगी। लेकिन जस्ट जब बॉडी स्लाइड करनी स्टार्ट कर जाए, जब बॉडी स्लाइड करनी स्टार्ट कर जाए, उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। जस्ट उसने स्लाइड किया है, जस्ट उसने हल्का सा। देखो अगर मेरा पेन है, अभी तो मैं पकड़ के बता रहा हूं पेन को,
है ना, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है ज्यादा ही। देखो यहाँ पे गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एक एंगल ऐसा आएगा, ये जस्ट स्लाइड करेगा, उसके बाद ये कैसा आ जाएगा, बिल्कुल नीचे नीचे। आएगा। तो जब बॉडी जस्ट स्लाइड करे उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया सर? इट इज द एंगल, या मिनिमम एंगल बोलो, द मिनिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ, विद हॉरिजॉन्टल, at which the body just begins to स्लाइड। slide, जिस पर बॉडी जस्ट स्लाइड होना शुरू होती है। अगर इससे भी ज्यादा कर दिया एंगल तो पक्की बात है बॉडी कहाँ आएगी? नीचे। अगर इससे कम, मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ रिपोज है 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है 45 डिग्री का? कि मतलब 45 डिग्री पर बॉडी क्या हो जाएगी? जस्ट बिगिंस टू जस्ट स्लाइड। स्लाइड। 45 से बढ़ा दिया, 50 कर दिया तो बॉडी कहाँ आ जाएगी? बिल्कुल कहाँ आने लग जाएगी? नीचे। नीचे की तरफ। नीचे। लेकिन अगर 45 से 30 रख रखा है, कम रख रखा है एंगल, तो क्या बॉडी ऊपर चलने लग जाएगी क्या? नो सर। फिर क्या होगा बॉडी के साथ? क्या हुआ था इसमें? अगर रेस्ट। हाँ जैसे थी सर वैसे की वैसी ही पड़ी रह जाएगी। अगर एंगल ऑफ रिपोज, तो किसी भी, अब तुमसे कोई पूछे अगर तुम स्लाइड पर झूला खा रहे हो, अगर उस स्लाइड का एंगल नहीं बताया कितने एंगल पर है वो, या कुछ भी एक इंक्लाइंड प्लेन है उस पर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को रखना है और तुम चाहते हो कि वो नीचे ना आए, ऐसा पॉसिबल है क्या? यस सर। यस सब सर। पॉसिबल है, क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिपोज से कम एंगल। हाँ, जो उसका इंक्लिनेशन है, मतलब वो जो तुमने टेढ़ा रख रखा है उसका जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाए? एंगल ऑफ रिपोज से कम बनाए। कम। अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा आएगा तो 100% आंखें बंद करके बता देना कि बॉडी कहाँ आएगी? नीचे आएगी। नीचे। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। तो अब Yes, इंक्लिनेशन पर क्या हमेशा बॉडी स्लाइड करेगी? नो सर। वो तभी करेगी जब एंगल किससे ज्यादा होगा? एंगल ऑफ रिपोज। आइए अब इसको निकालते हैं सर। इंक्लिनेशन का मतलब होता है कुछ ऐसा, है ना? यस सर। यहाँ पर बॉडी रख दो सर, ये स्लाइड करेगी, तो अब इसकी फोर्सेस फटाफट बता दो जो जो हमें यूज होती है। ये वाली फोर्स कौन सी होती है? mg cos थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। और ये कौन सी होती है सर? नॉर्मल। नॉर्मल। और ये इसके बिल्कुल अपोजिट? mg cos थीटा। mg cos ये तब जब ये थीटा हो, राइट? ये होती है Yes, sir. फोर्सेस, है ना? हमने मेन दिखा दी सर। ये फोर्सेस अगर हैं तो सर क्या पूछना चाह रहे हो? सर ये पूछना चाह रहे हैं कि अब अगर बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड हो, अच्छा ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो इसके पीछे भी क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। और दो कंसेप्ट हो गए। अब देखो थीटा की वैल्यू निकालनी है तुमने। किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की। थीटा। अगर थीटा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज। अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज है तो बच्चे बॉडी क्या करेगी? जस्ट स्लाइड, स्लाइड। है ना? जस्ट स्लाइड यानी जस्ट Yes, मूव करेगी। और आपको पता है Limiting जब बॉडी friction. जस्ट मूव करती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग, यानी ये एफ लिमिटिंग होगा। और यही एफ लिमिटिंग किसके इक्वल होगा? जो फोर्स है नीचे ले जाने वाली, कौन सा? mg sin थीटा। mg sin थीटा। mg sin थीटा किसके इक्वल होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। हाँ या ना? क्योंकि Yes, बॉडी sir. जस्ट यस सर। मूव कर रही है। तो सर mg sin थीटा के mg sin थीटा लिख दिया। fl की जगह क्या लिख दूं? म्यू इंटू म्यू इनटू mg cos। वेरी गुड। mg sin थीटा को mg sin थीटा लिख दिया। म्यू की जगह म्यू, n की जगह क्या लिख सकता हूँ? n किसके इक्वल है? mg cos थीटा। mg cos थीटा। थीटा। mg से mg मर गया सर। sin थीटा इधर cos थीटा चला जाएगा। sin थीटा बाई cos थीटा tan tan थीटा। थीटा इज इक्वल टू म्यू। म्यू। क्लियर है?
tan थीटा इज इक्वल Yes, टू sir. म्यू। Yes, sir. तो अगर tan थीटा म्यू के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट Tan inverse mu. और यही तो क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। Repose. अब एंगल ऑफ रिपोज के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू। और म्यू क्या है? Meow. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या है? Coefficient of Coefficient of Coefficient. something friction. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बोलना कोई, अभी लेफ्ट करवा देता मीटिंग उससे मैं, है ना। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है सर। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वो भी लिमिटिंग केस में। Limiting Yes, sir. वो तो सेम ही रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट थोड़ी चेंज हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलें आगे। Yes, sir. yes, sir. चलिए सर, एंगल रिपोज के लिए एक फॉर्मूला याद रह गया सर, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Mu. 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 आइए, बहुत ये क्वेश्चन जेई में नहीं आने वाला, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं लिखा है ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सीधा बता दो, बिना सोल्व करे इसको आंखों आंखों में बता दो। फिर थीटा दे रखा है 30, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना 1 है? upon under root 3. हाँ, कितना 1 आएगा? upon under root 1 अपॉन अंडर रूट 3। ऐसे क्वेश्चन को तो देखना ही नहीं है, आगे चल लिया करो। कैसे सर? जिसको नहीं पता Yes. देख लो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू। Mu. थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री इज इक्वल Yes, टू sir. म्यू। टेंजेंट Tan 30 1 upon. 30 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलिए, ये तो आसान था सर। Yes, sir. चलो फ्री पोज, ये क्वेश्चन करिए भाई, Yes, sir. फटाफट करिए। देखो, इट इज फाउंड दैट अ बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, यानी कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ, Angle of repose. Repose. वैसे तो इसने क्वेश्चन में दे ही रखा है एंगल ऑफ रिपोज, आप ध्यान से देखोगे। जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग Yes, डाउन, sir. अगर एंगल कितना है, थीटा कितना है? साइन इनवर्स 3/5। 5. मैं एक बार ये ऑप्शन हटा देता हूं। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन क्लियर है। अब तुमसे पूछे एंगल ऑफ रिपोज, आपके पास एक ही फॉर्मूला है एंगल ऑफ रिपोज का, क्या है? अच्छा, जब भी Tan ऐसा theta. given है, सुनो, थीटा अगर साइन इनवर्स 3/5 है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है साइन थीटा किसके इक्वल है? 3 upon 5. 3/5. समझते हो ना ये बात तो सब? Yes, sir. Yes, sir. इसको नहीं Yes, समझ sir. में आती पूछ लो भाई, अगर नहीं पता तो देख लो। साइन थीटा निकालता हूं मैं, थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूं? 3 upon साइन 5. इनवर्स 3/5। साइन तो है ही, साइन इनवर्स को क्या लिखता हूं? 1/sin। Sin. साइन से साइन कट गया, फिर से क्या आ गया? 3/5। ये किसकी वैल्यू थी? साइन थीटा की। तो साइन थीटा किसके इक्वल है? 3/5। जिसको ये भी समझ नहीं आया तो वो दिमाग में रख लो। अब अगर थीटा दे रखा है, मान लो कोस इनवर्स ऑफ 4/5, इसका मतलब क्या है? ये कोस थीटा किसके इक्वल है? 4 upon 5. 4/5। अगर मान लो ऐसा दिया थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कुछ भी, तो वो किसकी वैल्यू है? टेंजेंट थीटा। अगर Yes, मान लो sir. थीटा दे रखा है सीकेंट इनवर्स 5/4, मान लो ऐसा है, तो ये किसकी वैल्यू है? Secant theta. सीकेंट थीटा किसके इक्वल है? 5/4। 4. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, भाई sir. अगर थीटा है साइन इनवर्स 3/5, तो ये किसकी वैल्यू है बच्चे? Sin theta. सब बोलो, थीटा किसकी की। वैल्यू है? Sin थीटा की। Sin theta. साइन थीटा। और साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? मतलब 3/5। अरे ये भी समझ में नहीं आता तो ऐसा कर दो ना, नहीं समझ में आता तो ऐसा कर दो, यहाँ साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हो? 1/, Sin. ये लिख सकते हो ना। साइन ऊपर Yes. नेगेटिव है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? Positive. नीचे जाके क्या? पॉजिटिव। अब ये साइन उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? Sin theta. 3 upon 5. वही बोल रहा हूँ मैं। अब तो समझ में आ गया होगा, Yes, Yes. sir. है ना। तो इस केस में साइन कितना गिवन है? 3/5। एंगल ऑफ 5. रिपोज पूछते हैं। एंगल ऑफ रिपोज के लिए सर एक ही चीज पता है सर, tan थीटा Tan theta इज is equal इक्वल to टू, Is equal to mu. तो tan थीटा, तो tan थीटा कैसे निकालूंगा सर? अगर साइन थीटा 3/5 है तो tan थीटा क्या होगा? 3 upon 4.
ट्रायंगल निकाल लो, हाँ ट्रायंगल निकाल लो। अगर साइन थीटा 3/5 है, साइन थीटा वैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, हाइपोटेन्यूज और मैंने बहुत बार बता रखा है, यानी परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 5 5 बेस कितना हो जाएगा, ये तो ट्रायंगल याद होगा अब तुम्हें, 4 4 4। किसका ट्रायंगल बनता है ये, 4 कौन से एंगल का ट्रायंगल है ये, कौन बताएगा। 37 डिग्री और 53 37 डिग्री और 53 का, तो हम तो यहीं से देखेंगे। 37 डिग्री अगर और साइन 53 थीटा 3/5 है तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बताओ क्या होगा। 3/4 ये परपेंडिकुलर हो गया सर, ये क्या हो गया, बेस हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा वैसे, बेस टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 इनवर्स बाय, 3/4 तो ऑप्शन नंबर डी डी। अभी के लिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, हालांकि ये भी हो सकता है साइन इनवर्स 3/5 भी, क्योंकि उन्होंने पहले ही दे दिया थीटा कितना है, साइन इनवर्स 3/5, वो भी हो सकता है। चलें आगे, दोनों ठीक है। Yes. चलिए चलो फिर आओ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा था, वैसे थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए मान के चलो एंगल ऑफ रिपोज ही क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये क्वेश्चन है लास्ट, हल्का सा हिंट देके छोड़ेंगे इस पे, फिर छुट्टी आप लोगों की। देखो अब देखो, एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चे, अच्छे से क्यों नहीं बनाता मैं, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये एंगल कितना दे रखा है बताओ, क्वेश्चन में नहीं फिगर में देखना, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी मेंशन है, क्या मेंशन है, मास ऑफ ब्लॉक 30 डिग्री एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज कितना 30 डिग्री 30 डिग्री। ध्यान से सुनना, वो कह रहा है जब ये 30 डिग्री। बॉडी 20 केजी की मास की रफ इंक्लाइन प्लेन पे लगती है तो एंगल ऑफ रिपोज 30 है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज 30 है, इसका मतलब सर, मतलब बताओ ना इसका, एंगल ऑफ रिपोज 30 है तो बॉडी बस मूव करेगी हाँ, एंगल ऑफ रिपोज 30 का मतलब 30 डिग्री पर वो जस्ट स्लाइड करने लग जाएगा, वो जस्ट ऐसे स्लाइड करेगा सर 30 डिग्री पर, राइट, ऐसे है सर, जस्ट वो स्लाइड करने लग जाएगा 30 डिग्री। अच्छा, अब वो 30 डिग्री पर जस्ट स्लाइड करेगा, लेकिन उसने जो बात करी है वो कितने डिग्री पर करी है क्वेश्चन में, 60 डिग्री 60 डिग्री। हमने कहा ठीक है, अगर 30 डिग्री पर स्लाइड करेगा जस्ट, और तो mg साइन थीटा, वही मैक्स फ्रिक्शन भी कैसा लगेगा उस केस में, कौन सा लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लिमिटिंग, हाँ। लिमिटिंग अब 30 डिग्री पर अगर वो नीचे आ रहा है तो 60 डिग्री पर तो पक्की बात है कहाँ आएगा, नीचे आएगा ही आएगा, एंगल ऑफ रिपोज Yes. 30 है, वहां पर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, अगर उससे ज्यादा एंगल कर दूंगा तो पक्की बात है कहाँ आने वाला है, नीचे आने वाला है। लेकिन अब उसको नीचे आने नहीं देना, क्योंकि ऊपर क्या लगा दिया, ऊपर की तरफ हमने एफ एक्सटर्नल, क्या लगा दी, एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल, हमने कहा ठीक है, इसको नीचे लाए कौन, mg साइन थीटा mg sin अब mg साइन थीटा उसको नीचे लाने वाला है, अगर मान लो सिर्फ कोई एफ एक्सटर्नल ना लगाता तो बॉडी कहाँ आती, नीचे की तरफ, क्या से, mg साइन थीटा से, और इसको अपोज करने वाला कौन होता, सिर्फ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो अभी भी तो फ्रिक्शन तो अभी भी क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, अपोज नीचे कौन लेके जा रहा होगा, mg साइन थीटा, लेकिन अब फ्रिक्शन को हेल्प करने कौन भी आ गया साथ में, एफ। एक्सटर्नल तो अगर अब बॉडी को मूव नहीं करना तो mg साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे, एफ एक्सटर्नल एफ प्लस फ्रिक्शन एक्सटर्नल। Friction. क्लियर है क्या सबको, ठीक है। यस सर mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, m कितना है सर, m 20 की 20 20, g कितना होता है, 10 ये बात समझ में आई ना, इक्वेशन कैसे लिखी मैंने, भाई बॉडी नीचे कौन लेके जा रहा है, mg साइन थीटा,
ऊपर कौन लगेगा? फ्रिक्शन। लेकिन इस बार फ्रिक्शन को सपोर्ट भी कौन कर रहा है? एफ एक्सटर्नल। तो अगर बॉडी को नीचे नहीं आने देना तो जो नीचे नीचे वाली फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ऊपर वाली फोर्स के। और नीचे सिर्फ क्या लग रहा है? mg sin थीटा। mg sin थीटा। और ऊपर कौन कौन लग रहा है सर? एक तो लग रहा है एफ फ्रिक्शन प्लस एफ एक्सटर्नल। और फिर बस लिख दिया सर। 20 इंटू 10 साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा 60 वाला। अब वाले केस में लेंगे कितना है? 60 साइन 60 रूट 3/2। एफ की जगह म्यू इंटू एन लिखूं क्या? नहीं, अभी नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा बताऊंगा। एफ एक्सटर्नल निकालना है। एफ की जगह क्यों नहीं लिखा सर म्यू एन? लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी क्यों नहीं लिख रहा बताऊंगा। पहले देखो क्यों होगा म्यू एन। म्यू एन कैसा होता है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ना, हाँ या ना? यस सर। तो अगर 30 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू लग रही है तो 60 डिग्री पर क्या मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा लग सकती है क्या? मैक्सिमम तो उतनी है सर। तो 60 डिग्री पर भी क्या लग रही होगी? वैसी ही वैल्यू लग सकती है। आओ निकालते हैं। 20 इंटू 10, ये इसको काट दो, कितना हो जाएगा ये? 100 रूट 3। एफ को क्या लिख सकता हूं? अब ना वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, हम इसको कल पूरे अच्छे से करेंगे क्योंकि इसके अंदर ना जो भी मैं एफ एक्सटर्नल की वैल्यू ना, एक सिंगल एफ एक्सटर्नल की वैल्यू इसमें नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा इसमें? हालांकि मेरे को थीटा, अभी क्वेश्चंस के अंदर ना थीटा की वैल्यू गिवन नहीं होती। अभी तो इसमें क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी? 60 डिग्री। लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या करता है? थीटा की वैल्यू बताता ही नहीं। क्या कहता है? सिर्फ थीटा। और बताता है कि अब फिर पूछता है एफ एक्सटर्नल निकालो। फिर एफ एक्सटर्नल की एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, बहुत सारी रेंज आएगी। कहां से लेकर कहां तक वो हम कल बात करेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन पर आज थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? हर बार थीटा की वैल्यू गिवन नहीं होती। हर बार थीटा की वैल्यू गिवन नहीं होती। जैसे इस केस में कितनी गिवन है थीटा? नहीं होती। इस केस में कितना गिवन है थीटा? 60 डिग्री। Six हर degree. क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू गिवन नहीं होगी, लेकिन एफ एक्सटर्नल वो फिर भी पूछेगा। वो कब पूछेगा, कैसे पूछेगा, इसके बारे में कल बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। कल नया चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, वर्क पावर एनर्जी। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। एफ की जगह अगर मैं लिख दूं म्यू एन, कल बात करेंगे कि म्यू एन लिखना है या नहीं। अभी के लिए समझो, अगर मैं म्यू एन लिख देता हूं तो म्यू की जगह तो म्यू आ जाएगा। एन की जगह क्या आएगा बच्चे? mg cos mg cos थीटा। और cos थीटा कितना है? cos 60 प्लस एफ एक्सटर्नल तो निकालना है। 100 रूट 3 इज इक्वल टू म्यू mg फिर वही हो गया सर कितना? 20 तो मास है, g 10 है, cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2। एफ एक्सटर्नल निकालना है। तो 2 10 जा 20, तो 10 और 10 जा फिर से क्या हो जाएगा? 100 तो ये म्यू इंटू क्या आ जाएगा? 100 प्लस एफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। बट म्यू की वैल्यू पता है क्या तुम्हें? नो कैसे निकालोगे? फटाफट बता दे, कोई भी बता सकता है। सर उसने खाला जी का घर नहीं देखा। 30 थीटा। वेरी गुड। 10 थीटा इज इक्वल टू म्यू थीटा क्या लिखूं? 60। यही गलत कर गए, यही गलत कर गए। थीटा वो क्या होता था इस क्वेश्चन में? थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू में थीटा क्या होता था? एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज क्या दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों? 30 डिग्री। यही तो वो फंसा रहा था। क्वेश्चन फिगर में उसने 60 डिग्री पे बात कर रखा है, लेकिन वो रिपोज क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं है। वो सिर्फ किसके लिए आई है? हमारे को यूज करवाने के लिए, म्यू की वैल्यू निकालने के। तो टेंजेंट 30 किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू के। और टेंजेंट 30 कितना होता है? 1/√3। तो म्यू की वैल्यू कहाँ आ जाएगी? ये 100√3 है ही। म्यू की वैल्यू क्या कर दोगे? 1/√3 इंटू 100 प्लस एफ एक्सटर्नल। क्लियर है क्या? यस सर। तो एफ एक्सटर्नल यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 3 100√3 माइनस 100/√3।
क्लियर है? अब √3 की अब यहाँ पे कर दो वैल्यू, 100 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1/√3। चाहो तो इसको और सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 100, √3 को जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा √3, √3 को √3 से करोगे तो -1, तो ये कितना आ जाएगा 200/√3। √3 की वैल्यू पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या इतना? फिर मैच कर लेना जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे? कल आते ही हम एक क्वेश्चन करेंगे, मेरे को याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं, मैं आते ही सीधा नया चैप्टर स्टार्ट कर दूं तो मेरे को याद दिलाना, सर आपने एक वैल्यू बतानी थी कि जब क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू गिवन ना हो उस केस में हम फोर्स कैसे निकालेंगे। आते ही मेरे को याद दिलाना, पक्का बताओगे सब? यस सर। छोटी सी ट्रिक भी बताएंगे, उससे पहले उसको समझाएंगे। छोटी सी ट्रिक बता देंगे जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट उससे पहले समझाएंगे। आज का लेक्चर खत्म होता है, इसी के साथ हमारा फ्रिक्शन वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है, ठीक है? जितना हमारे लिए जरूरी था, जितना हमारे लिए जरूरी था। देखो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन कभी भी खत्म नहीं होते बच्चे। हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन इसके वर्क पावर एनर्जी में भी कर लें ताकि हमें और समझ में आ जाए। कल हम स्टार्ट कर देंगे हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी। तो थोड़ा सा समराइज कर लो आज के पार्ट की, फिर छुट्टी। आइए सर, एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं सर, एंगल ऑफ रिपोज नहीं सर, सॉरी। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अगर चेन वाला क्वेश्चन आ जाए तो हैंगिंग पार्ट एक्स की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μL/1 प्लस म्यू। वेरी गुड, μL डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। क्लियर है सबको? एक्स की वैल्यू चेंज करते रहो, काम खत्म। एक्स की वैल्यू चेंज करते रहो, काम खत्म। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, सर एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या है? tan theta equal to mu। tan theta equal to mu। बात ही खत्म। ये क्या है सर? हैंगिंग पार्ट लेंथ। अच्छा, और भी कुछ पढ़ा है क्या आज? हाँ सर, एक चीज और पढ़ी थी। क्या? अभी पढ़ के हटे हो? ये सर, ये एफ एक्सटर्नल वाली बात, टेन थीटा वाली बात तो निकाल गए, लेकिन ये निकाल के यहीं से आयो टेन थीटा वाली। क्या सर? अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तो सर, सॉरी, अगर बॉडी जस्ट मूव करेगी तो क्या होगा सर? कौन सा फ्रिक्शन होगा? लिमिटिंग। ठीक है, चले आगे। क्लियर है सबको? यस सर। ये हमने देखो निकाल लिया सारा कुछ। इसी के ऊपर क्वेश्चन से जितने हमारे से बन सकते थे हमने बनवाए। अब हमारे पास टाइम नहीं है इतना और करने का, आज के लिए इतना ही करेंगे। होमवर्क आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ में, ठीक है? क्योंकि आज थोड़ा सा स्लाइड में दिक्कत थी, मेरा 11th में भी लास्ट में थोड़ा सा स्लाइड में दिक्कत आ गई, तो वो वाला पार्ट पोर्शन अब हट चुका है। कोई बात नहीं, हम आपको भेज देंगे। बट ये क्वेश्चन तो रिवाइज करना, आज का होमवर्क मैं पीडीएफ में अटैच कर दूंगा या अलग से भेज दूंगा मॉड्यूल से, ठीक है? सर। और किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? एनीबडी? लास्ट क्वेश्चन का आंसर वही तो निकाल के आना है बच्चे। मैंने तो इतना बता दिया तुम्हें, ऑप्शन बता देता हूँ। ये रे, शायद तो इसी के हैं ये, देख लो। तुमने जो बेस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर है वो लिखना है, ठीक है? आंसर तो निकलवा ही दिया मैंने। कितना आ रहा है? 200/√3 कर लेना, ठीक है? लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन तभी अच्छे से समझ में आएगा। अभी भी आंसर सही है गलत है, ये क्वेश्चन तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा जब मैं वो वाली बात बताऊंगा जो कल आते ही बताना है। क्या बताना है कल आते ही? जब थीटा ना गिवन हो। जब थीटा ना गिवन हो तो एफ एक्सटर्नल कैसे निकालना है, तब तुम्हें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हालांकि आज के लिए इतना काफी है, ये कर लेना, आंसर आ जाएगा। अरे √3 की वैल्यू पुट कर दो ना, कितनी? 1.73 कर सकते हो? यस सर। 173 यहाँ आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही कर लेंगे। कर लोगे बच्चे? अब जिसने पूछा था मेरे से, पीयूष? यस सर। ठीक है, और फिर भी ना आए तो पूछ लेना। अच्छा, और जो बच्चे अभी, जो नए बच्चा आया था, मैं उसका नाम भूल गया, ए से नाम था कुछ उसका,
क्या नाम था बच्चे? सर क्या अभी नाम था? अभी। हाँ बच्चे, आप रिकॉर्डिंग देखना और कल का लेक्चर मिस मत करना। कल तो हमारा लेक्चर शायद है भी नहीं, परसों है ना? परसों है, क्योंकि कल थर्सडे है ना शायद। यस सर। Yes. हाँ, तो आप परसों वाले लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि परसों हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब यस तक आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लो लॉज ऑफ मोशन की, क्योंकि परसों वाले लेक्चर में वो काम आ सकते हैं। जब मैंने फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है, लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस कैसे लगती हैं, बस वो देख लो। वर्क पावर एनर्जी नया चैप्टर है, उससे आप कंटिन्यू कर लेना परसों से। ठीक है, हाँ लगभग लगभग 120 के आसपास ही आ रहा होगा, 117 कुछ आ रहा है शायद, है ना? ठीक है बच्चे, क्लियर है। ओके, गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. जय श्री राम। जय श्री राम बच्चे, गुड नाइट, जय श्री राम, Bye, sir. बाय बाय। हॉरर ड्रीम्स सब, भूतिया ड्रीम देखो।